इंस्टीट्यूट के इस यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। और ये 4 जनवरी को जो एग्ज़ाम हुआ है बीपीएससी का री एग्जामिनेशन बापू परीक्षा परिसर का 22 सेंटरों पे री एग्जामिनेशन हुआ है, उसी का ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन प्रथम दृष्टया छात्रों के द्वारा काफ़ी आसान बताया गया है और ये देखने से भी थोड़ा आसानी लग रहा है। मैंने बहुत सारे क्वेश्चन को यहाँ पे बाकायदे कलर किया है कि कौन कौन से क्वेश्चन काफ़ी आसान प्रवृत्ति के थे। तो आप देख सकते हैं जैसे यहाँ पूछा गया भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे। उसके बाद क्या कहते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन देख सकते हैं कि जीएसटी परिषद का चेयरपर्सन कौन होता है। चंपारण सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था 1917 में। इतने आसान क्वेश्चन आप क्या बोलें इस पर। बिरसा मुंडा विद्रोह कहाँ हुआ था, 2024 में भारत रत्न दिया गया है। देखिए, एक तो क्वेश्चन आसान है लेकिन क्वेश्चन के जो ऑप्शंस हैं वो भी कंफ्यूजिंग नहीं है। पिछले बार था कि क्वेश्चन तो आसान हुआ था 13 दिसंबर वाले एग्ज़ाम में, लेकिन उसके ऑप्शन थोड़े से कंफ्यूजिंग थे। लेकिन यहाँ तो ये भी कंफ्यूजिंग नहीं दिया गया है। बहुत सारे क्वेश्चन मैंने नोट करके रखा है। आप देखिए यहाँ पे कि गुलाम गिरी पुस्तक के लेखक कौन है। कलकत्ता का फोर्ट विलियम कॉलेज के स्थापना के बारे में एक सवाल पूछा है। मौर्य साम्राज्य के संस्थापक कौन पूछा। मतलब एक छोटा छोटा बच्चा भी जो है ये सब क्वेश्चन को बना देगा। बिहार का शौक, हम लोग तीसरा क्लास में जब पढ़ते थे तब भी पता था कि बिहार का शौक किस नदी को जाना जाता है। मतलब क्या ही पूछा गया है। बिहार के किस जिले में लीची का उत्पादन सर्वाधिक होता है। देखिए, शिशु मृत्यु दर ये छठा सातवां में पढ़ा दिया जाता है। इस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया है। आप देख लीजिए, ये साक्षरता दर 2023 वाली जनगणना के हिसाब से जो है कि क्या पूछा गया है। किस भारतीय राज्य का साक्षरता दर सबसे अधिक था। इस तरीके से इन्होंने बहुत सारी चीज़ें पूछी है। आप आइए आगे कुछ बात करते हैं। बहुत सारा क्वेश्चन है इसमें। ये क्वेश्चन मैं दे दूंगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है। टेलीग्राम पे ये क्वेश्चन अपलोड कर दिया गया है। आप लोग जा करके पूरा पीडीएफ इसको देखिए और शांति से इसको देख के पढ़िए। आप क्या ही कर सकते हैं। आइए देखें कौन कौन से क्वेश्चन काफ़ी आसान प्रवृत्ति के थे, उसके बारे में बाद एनालाइज करेंगे बाद में। तो एक जो बिहार का शौक पूछ लिया गया था कि किस नदी को कहा जाता था। लीची के बारे में पूछा गया कि किस जिले में लीची वाला जो क्वेश्चन था। फिर मौर्य के संस्थापक के बारे में क्वेश्चन पूछा गया था। चंपारण सत्याग्रह का लीड किसने किया था। बिरसा मुंडा आंदोलन के बारे में जो क्वेश्चन पूछा गया था। एनएनपी का जो एक क्वेश्चन था वो काफ़ी ईजी था। सिर्फ हिस्ट्री के ही क्वेश्चन ईजी नहीं थे, ये साइंस के भी क्वेश्चन काफ़ी ईजी प्रवृत्ति के लग रहे हैं कि वाटर सोल्यूबल विटामिन का नाम पूछ लिया गया है। करंट अफेयर के भी क्वेश्चन इन्होंने ईजी दे दिया है कि इटली के पीएम कौन थी 2024 में। मधुबनी पेंटिंग कहाँ होता है, सबको पता है मधुबनी पेंटिंग के बारे में, कहाँ पाया जाता है नहीं पाया जाता है। मुस्लिम अध्यक्ष पूछ रहे हैं राष्ट्रीय कांग्रेस के। जो बच्चा तैयारी स्टार्ट करता है ग्रुप डी का भी, सबसे पहले वो ल्यूसेंट में यही सब बातों को पढ़ता है। यूपीआई का फुल फॉर्म किसको पता नहीं है। मतलब जो तैयारी नहीं भी करता होगा उन लोगों को ये पता है कि यूपीआई का फुल फॉर्म क्या है। इसरो के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, किसको पता नहीं है। G20 शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था, किसको पता नहीं है। वार्षिक वित्तीय विवरण। इतने आसान क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्या अगर क्वेश्चन आपने आसान बनाया था तो कम से कम ऑप्शन तो कन्फ्यूजिंग देते। क्या कर रहे हैं साहब, इतना आसान नहीं करना चाहिए था। अधिकारी के सिलेक्शन का क्वेश्चन है, थोड़ा सा टफ रहना चाहिए ताकि एक अच्छे अधिकारी का सिलेक्शन हो सके। साथ के साथ ये बहुत विवाद होते जा रहा है कि तो 13 दिसंबर को क्वेश्चन हुआ, वो भी एक आसान तरीका का ही क्वेश्चन दिया गया। फिर ये री एग्ज़ाम आपने लिया, कम से कम इस विवाद के बीच में एक अच्छा क्वेश्चन तो सेट कर लेते। क्या किए। फिर हमें तो लग रहा है कि वही पुराना वाला क्वेश्चन ही इन्होंने दे दिया है या क्या किया है, मुझे इंटरनली बात तो पता नहीं। लेकिन जो क्वेश्चन देखने से ऊपर से लग रहा है तो ये आसान है। कर्क रेखा कहाँ से गुजर रहा है, गेहूं का उत्पादन कहाँ होता है, सब कोई बजट इकोनॉमिक्स में रट के जाता है। जमींदारी व्यवस्था किसने लागू की, किसको नहीं पता है। कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे। सोन नदी का उद्गम स्थल जो हंसी भी आ रही है, सॉरी, कि कहाँ जो इसमें क्वेश्चन में भी लिखा हुआ है कि वो है कहाँ। पूछ लेते ना, इससे अच्छा था, मैं एक सलाह देता हूँ कि ये पूछ लेते कि आगरा का ताजमहल कहाँ है। आगरा में है कि लखनऊ में है कि बुंदेलखंड में है कि पटना में है। पूछ ही लेते। पिछले बार भी तो आपने पूछा ही था। ये प्रॉपर्टी इन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, इसके राइटर का नाम पूछा गया है। अब इतना आसान क्या है बताएं। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन की स्थापना, अशोक स्तंभ पर कौन सी लिपि लिखी हुई है। उसके बाद 69 में ही एक इस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया था कि बुलेट प्रूफ जैकेट में किसका यूज किया जाता है। पटना कॉलेज की स्थापना, एकदम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। यूनेस्को द्वारा जो एक साहित्यिक शहर किसको घोषित किया गया है। राजेंद्र प्रसाद जी को अंतरिम सरकार में कौन सा विभाग मिला था। तो कुल मिला के क्वेश्चन किस तरीके का था कि आगरा का ताजमहल कहाँ है, इस तरीके का क्वेश्चन पूछा गया था। पिछले बार जो क्वेश्चन पूछा गया था, पिछले बार में थोड़ा सा कन्फ्यूजन क्या था। आप एक थोड़ा सा सार्केस्टिक भाव में समझिए कि पिछले बार पूछा गया था कि ताजमहल किसने बनाया। एक सवाल है कि ताजमहल किसने बनवाया और एक सवाल है ताजमहल किसने बनाया। तो किसने बनवाया तो शाहजहां ने बनवाया।
सबको पता है, बहुत आसान बात। दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया और दिल्ली का लाल किला किसने बनाया, दोनों में फ़र्क होता है। तो पिछले बार का क्वेश्चन क्या था कि ताजमहल किसने बनाया। अब बनाया में तो हो सकता है उसका आर्किटेक्ट का भी नाम हो, लेबर मजदूर, पता नहीं, थोड़ा सा कन्फ्यूजन क्रिएट हो रहा है ना आपको देख सुन के। और अभी हम बोलते हैं कि ताजमहल किसने बनवाया। तो इस तरीके का क्वेश्चन पूछा गया है कि आगरा का ताजमहल कहाँ है, क्या बताया जाए। देखिए फिर भी ये मैं शुरुआती वीडियो बना रहा हूँ, फर्स्ट इंस्टांस हैं, बच्चों के बहुत सारे कॉल फोन्स मैसेज आना स्टार्ट हो गए थे, इसलिए सोचा कि एक वीडियो के माध्यम से संबोधित कर दें, क्योंकि सारे बच्चे परेशान हो गए हैं कि सर क्या होगा क्या होगा। तो मैं कहना चाहता हूँ कि देखिए फर्स्ट रिएक्शन किसी को नहीं देना चाहिए, इसलिए मैं अपना ओपिनियन अभी इस क्वेश्चन पे कुछ नहीं दे रहा हूँ। मेरा मानना है कि पूरे क्वेश्चन को आराम से पढ़ा जाएगा, उस बच्चों से बात किया जाएगा, और आप लोगों से भी अनुरोध है कृपया नीचे जाइए कमेंट बॉक्स में एक एक करके आप लिखिए कि आपने अगर री एग्ज़ाम दिया है तो अभी आप कितना बना पा रहे हैं। कुछ बच्चों ने पिछले बार भी री एग्ज़ाम का क्वेश्चन बनाया था एग्जामिनेशन हॉल में ही, उसने उस समय कितना अटैम्प्ट किया था, क्योंकि कुछ बच्चे बता रहे हैं कि 96 अटैम्प्ट किया था पिछली बार और इस बार 131 अटैम्प्ट है। तो आप समझ ही सकते हैं कि 96 और 131। हाँ, लेकिन इसमें ये कन्फ्यूजन है कि वो कितना देर तक उसको क्वेश्चन मिल पाया था, ये सब तो क्लियर नहीं हो पाया है बहुत फर्स्ट इंस्टांस में। लेकिन आपसे अनुरोध है कि आप लोग लिखें नीचे कमेंट बॉक्स में जाके कि कितना क्वेश्चन आपने बना के आया है जो आज री एग्ज़ाम वाले हैं। साथ में वो भी लिखेंगे कि बापू परीक्षा परिसर में उस दिन जो ये क्वेश्चन मिला था 13 दिसंबर को, उस दिन आप कितना बनाने की स्थिति में थे। अगर आपने एग्जामिनेशन हॉल में बनाया था तो उस दिन कितना बनाया था, साथ के साथ जो बच्चे ने कि 13 दिसंबर को एग्ज़ाम दिया है वो बच्चे भी कमेंट बॉक्स में जाएँ और ईमानदारी पूर्वक ये बताएं कि आपका नेगेटिव हटा करके कितना मार्क्स आ रहा है, अपने कैटेगरी के साथ लिखें। आप लोग मार्क्स लिख देते हैं, कैटेगरी नहीं लिखते हैं तो पता नहीं चल पाता है। साथ के साथ थोड़ा सा डिटेल में कमेंट करें कि आपने 69 का इंटरव्यू दे रखा है, 68, 67, 66, कोई और भी बीपीएससी में मेंस वगैरह दिया है या यूपीएससी का मेंस वगैरह दिया है, आप किस तरीके के कैंडिडेट हैं, इससे हम लोगों को आकलन करने में बहुत सुविधा होती है। कमेंट बॉक्स में सबको कमेंट करना है, एक दूसरे से झगड़ना नहीं है। आप लोग एक दूसरे से लड़ने झगड़ने लगते हैं, वो नहीं करना है, इसलिए कमेंट बॉक्स खोला गया है ताकि आप लोग भी डाटा को पढ़िए। जब तक अच्छा डाटा नहीं आता है एनालिसिस करने में नहीं बनता है किसी को। फर्स्ट इंस्टांस में कुछ बोलना अलग बात है। हाँ, ये क्वेश्चन आसान दिख रहा है। अब मैं आता हूँ कि अब इफ़ेक्ट क्या होगा एग्जामिनेशन, इस क्वेश्चन के बाद कटअप पे इफ़ेक्ट क्या होगा उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो देखिए जो थोड़ा सा अवलोकन अभी तक समझ में आ रहा है, क्योंकि ये फर्स्ट इंस्टांस का वीडियो है, इसके बाद भी एक वीडियो लाया जाएगा आप लोगों से बात करने के बाद, पूरा डाटा पढ़ने के बाद, बहुत सारे अच्छे बच्चों से बात करने के बाद। अभी भी कॉल वगैरह आए हैं, कुछ मैसेज भी आ रहे थे, तभी तो मैंने वीडियो बनाना स्टार्ट किया। लेकिन अभी थोड़ा सा उपाहुओं की स्थिति है, दिमाग को शांत करके शांति से बात होगा, उसके बाद फिर एक वीडियो आएगा। अभी देखिए एक तो चीज़ दिख रहा है मैसेज पे मैसेज आ रहा है। क्वेश्चन आसान था, ये चीज़ तो ऊपर से दिख रहा है प्रथम दृष्टिया। ऑप्शन भी कंफ्यूजिंग नहीं था, ये थोड़ा सा दुखद है कि ऑप्शन को कंफ्यूजिंग रखना चाहिए। अगर आप आसान क्वेश्चन भी पूछते हैं ना तो ऑप्शन को कंफ्यूजिंग जब करेंगे तो थोड़ा सा दिमाग लगता है बच्चों का, थोड़ा सा कंफ्यूज होते हैं वो। सबसे जो दिक्कत की बात यह है कि इन बच्चों को पैटर्न पता था, एक्स्ट्रा टाइम भी मिला हुआ था। एक्स्ट्रा टाइम उतना इम्पैक्ट नहीं कर रहा है, लेकिन ये जो पैटर्न पता चल गया था ना कि इसी तरीके के सवाल आने वाले हैं, ये जो इतने दिनों का थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम मिला इनको, इतने दिनों में तो अगर कोई बच्चा 2 साल से 1 साल से तैयारी नहीं भी कर रहा हो, पहले भी उन्होंने बीपीएससी का तैयारी करके रखा हो, अगर उन्हें ये पता रहे कि बीपीएससी अब इस तरीके से फिर वही पुराने डर्रे पे बहुत ही आसान सवाल, उससे भी आसान सवाल पूछने जा रही है, वो तो तुरंत 15-17 दिन में तो आराम से वो क्या कहते हैं इसको रट सकते हैं, पढ़ सकते हैं। क्या करना है, एक करंट अफेयर के बुकलेट को रटना है, लिसेंट वगैरह को रिवाइज करना है, बजट इकोनॉमिक सर्वे देख लेना है, आ जाना है बिहार करंट अफेयर वगैरह पढ़ के, इतना ही तो करना था। वो 15-17 दिन काफ़ी होते हैं तैयारी करने के लिए। बहुत लोगों ने एग्ज़ाम दिया है 15-17 दिन तैयारी करके तो अच्छा एग्ज़ाम दे देता है बच्चा। तो ये क्या है, पैटर्न पता था, ये बहुत हार्मफुल है। पिछले बार में देखिए दिक्कत क्या था कि हम लोगों ने भी जो क्लास में पढ़ाया था वो अच्छे यूपीएससी लेवल के करंट अफेयर बहुत ही डिटेल में, सारे सब्जेक्ट को बहुत डिटेल में पढ़ाया गया था।
लेकिन क्वेश्चन बोला भी गया था, उसमें एक बात का डर भी था, चेयरमैन सर के भी द्वारा ये कहा गया था कि जो क्वेश्चन आएगा उसमें 40-50% तो यूपीएससी के तरीके का क्वेश्चन आएगा। 69th में क्वेश्चन अच्छे खासे पूछे भी गए थे, तो बच्चों में एक भय का माहौल भी था। और इसी के कारण जो फॉर्म भरा गया वो कम फॉर्म भरने का एक बहुत बड़ा कारण ये है, कितनी बड़ी वैकेंसी में तो इतना कम फॉर्म, 5 लाख के आसपास भी फॉर्म नहीं, पूरा 3 लाख बच्चे भी बैठे नहीं। लेकिन अब डर ख़त्म हो गया, बीपीएससी का डर ख़त्म तो इज्जत ख़त्म, ये तो समाज में ही होता है। तो इसका असर तो पड़ेगा, इसमें तो मैं नकार नहीं रहा हूँ। अब कितना असर पड़ेगा इसके विवेचना, इसके अटेंडेंस कितनी थी, सुनने में आ रहा है कि लो अटेंडेंस था, तो अब देखते हैं कि कितना लो अटेंडेंस था, लेकिन फिर भी संख्या बहुत बड़ी है। 22 सेंटर पे एग्ज़ाम रद्द हुआ है। अब समझ में आ रहा है ना सबको कि एक सेंटर का एग्ज़ाम रद्द नहीं हुआ है, 22 सेंटर का एग्ज़ाम रद्द हुआ है। उस समय तक तो बहुत सब लोग मेंटलिटी बनाए, एक सेंटर का, इतने बच्चे एक जगह जमा हुए हैं, आप उसको नहीं देख रहे हैं। अब पता चला कि 22 सेंटर का एग्ज़ाम रद्द हुआ था। अब पूछिए ना सभी लोगों से कि अगर 22 सेंटर पे एग्ज़ाम में अनियमितता पाई जाती है, 22 सेंटर पे एग्जामिनेशन में कुछ गड़बड़ी होती या किसी टेक्निकल के कारण एग्ज़ाम भी नहीं हो पाया रहा था, तो क्या आप 22 सेंटर के एग्ज़ाम को के साथ पूरे एग्जामिनेशन को रद्द नहीं कर देते? थोड़ा सा सोचना चाहिए था, इन पर सोचा नहीं। पता चल गया ना 22 सेंटर का एग्जामिनेशन हुआ है आज। ये बहुत दुखद है, बहुत थोड़ा सा मन दुखी है। सरकार के बारे में भी कुछ कहना चाहता हूँ, नहीं बोलना चाह रहा हूँ, क्या ही बोलूँ, कुछ शब्द नहीं बचे हैं, क्या बताया जाए। जाइए आप लोग, नीचे व्हाट्सएप का लिंक है, टेलीग्राम का लिंक है, कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया गया है। आप लोग पर्सनली भी इस नंबर पे मैसेज करके मैं बता सकते हैं कि आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं। 9572799127 इस नंबर पे मैसेज करके भी मुझे बताइए कितने मार्क्स आ रहे हैं। रिप्लाई मिले ना मिले, मैसेज पढ़ते हम लोग ज़रूर हैं, रिप्लाई भी वैसे कर ही देते हैं, ठीक है। और आगे की तैयारी वगैरह के लिए क्या है, निराश नहीं होना है, अभी तो विश्लेषण ही चल रहा है, बिल्कुल ही हताश मत हो जाइए, क्योंकि बहुत बच्चों का एकदम से हताशा वाला आ रहा है कि सर तैयारी छोड़ दें, मेंस नहीं करें, यहाँ करें। उस तरीके से नहीं होना है, चूँकि सुनने में आ रहा है कि 6000 बच्चे ही थे। अगर 6000 बच्चे भी रहेंगे, मान लीजिए कि 5000 बच्चों का इसमें सिलेक्शन हो भी जाता है, फिर भी तो 17000 रिजल्ट उधर से भी आना ही है। क्या प्रोसेस अपनाते हैं ये सब तो पता नहीं, स्केलिंग करेंगे, नॉमिनेशन करेंगे, क्या करेंगे, कोई फुल प्रूफ व्यवस्था तो है नहीं। स्केलिंग या नॉमिनेशन से सब चीज़ सही होता है, ये किसने देखा है, किसने जाना है। तो अभी तो बहुत सारी बातें भविष्य के गर्त में हैं, और सरकार का भी बहुत दबाव है अलग अलग कोचिंग संस्थान वालों के ऊपर। कुछ FIR वगैरह के भी मुद्दे आए हैं, बच्चे अभी भी आंदोलनरत ही हैं, तो वो सब बातें तो ठीक है। आप लोग 2-3 काम करेंगे। लास्ट में आपसे अनुरोध है कि आप इस नंबर पर मैसेज करें, मैसेज करके आप बताएं कि आपको कितना मार्क्स आ रहे हैं, आपकी कैटेगरी क्या है, आपने पहले कौन सा एग्जामिनेशन वगैरह दे के रखा है, ताकि हम लोग जो है कि उस पर एनालिसिस कर पाएँ। साथ के साथ नीचे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, उसको ज्वाइन करें, और ज्वाइन करने के बाद फिर हम लोग जो है कि बहुत सारी बातचीत वहाँ भी करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। ये प्रथम दृष्टिया वीडियो है, फिर मैं डिस्क्रिप्शन के साथ बोल रहा हूँ, एक वीडियो और आएगा, उसमें हम लोग जो है कि शांति से सभी बातों को सुनने के बाद फिर एक वीडियो बनाएंगे, जिसमें कि रियल बात बताएंगे कि कितना कट ऑफ आ रहा है, कितना कट ऑफ नहीं आ रहा है, किसको तैयारी करनी चाहिए, किसको तैयारी नहीं करनी चाहिए, आगे की रणनीति क्या हो। इस हताश निराश नहीं होना है, बिल्कुल भी हताश निराश होने का नहीं है। आप लोग अधिकारी बनने वाले हैं, आप कलेजा मजबूत रखिए, थोड़ा सा मेंटल स्ट्रांग होना ज़रूरी रहता है। सिलेक्शन होगा, आज नहीं तो कल होगा, सबका होगा। मैं ऐसी मेरी शुभकामनाएं हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।